आर टीवी में सभी का स्वागत है। वार्म वेलकम टू आर टीवी। मित्रों, इस बार की इंटरेक्शन में, इस बार की डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ी हुई है मुंबई की विशाखा। Vishaka Hardikar is an artist, a brilliant artist who has a unique visual language, a nice fusion visual language between the West and the East, or the West and the Indian culture or Indian concept, Indian bracket like. Let us talk to her and find out more what she thinks, what she views, what are her values, and what she wishes to express and communicate. A warm welcome, Vishaka, to our TV. Thank you, Vasan ji. Thank you मुझे बुलाने के लिए. Nice Art TV में स्वागत है, and it's always a pleasure talking to you. Oh, thank you. Yeah. बहुत अच्छा चैनल है. बहुत सारे आर्टिस्टों के बारे में पता पड़ता है कि कौन क्या सोचता है. काफी इंटरेस्टिंग. Thank you. The agenda ही वही है आर टीवी का कि कलाकारों की थॉट प्रोसेस को, उनकी सोच क्या है, उनकी अनुभूति, एक्सपीरियंस क्या है, वही तो उसको प्रेजेंट करना है समाज को. चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक आर्टवर्क्स, विजुअल लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, थीम सब. लेकिन उसमें जाने से पहले वी ऑल वुड लाइक टू नो a bit of your path traveled अभी तक. कला जर्नी शुरू कैसे हुई अभी तक की, वैसे ऐसी कौन सी मोड़ आ गई जहां से इस तरह की कलाकृतियां क्रिएट होने शुरू हुई, एंड अब तक का सफर के बारे में जस्ट बाय एंड लार्ज थोड़ा. ओके. मैं बोलना चाहूंगी कि मैं एमपी उज्जैन से हूँ. मेरा जन्म भी वहीं का ही है और स्कूलिंग तक मेरा उज्जैन में हुआ है. और उज्जैन एक इतनी मजेदार जगह है जहाँ टेम्पल्स ही टेम्पल्स, भगवान ही भगवान है. उनका मतलब बहुत ज्यादा विश्वास है वहाँ के लोगों को. और मैं बिकॉज मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो घर में भी वैसा ही माहौल है कि आज क्या है, कृष्ण जन्म है, आज क्या है, राम जन्म है. मतलब ऐसा कि वो भगवान का होना घर के अंदर इन्वॉल्व है. तो उस जगह से बिलोंग करने के कारण शायद वहां से इंस्पिरेशन कुछ बोल सकती हूँ मैं. और जहाँ तक आर्ट तक पहुँचने का सवाल है, वो तो मुझे लगता है कि मैंने आर्ट को सिलेक्ट नहीं किया, आर्ट ने मुझे सिलेक्ट किया है. मैंने तो बहुत ट्राई किया था. हमारे यहाँ एक रूल था मेरी मम्मी का कि कोई भी बच्चा स्कूल से आने के बाद घर में नहीं रहेगा, कोई भी एक क्लास ज्वाइन करना है. तो मुझे डांस में इंटरेस्ट था, तो बचपन मतलब 10 ईयर्स शायद मैंने क्लासिकल कथक डांस सीखा है. उसके बाद म्यूजिक सीखा है, सिंगिंग सीखा है, क्लासिकल सिंगिंग सीखा है, बिकॉज कि हमारे घर में थोड़ा मराठी क्लासिकल म्यूजिक का वातावरण था, सब लोगों को पसंद था. और फाइन आर्ट्स का तो बचपन में ऐसा था कि वो होता ना कि भाई साहब आपकी बच्ची तो एज इट इज बना देती है, मतलब बस इतना ही था. पर उसका करना क्या है ये सब मुझे नहीं पता था कि उसका करना क्या है. बस अच्छा ड्राइंग है, किसी का कोई कॉपी इनकम्प्लीट होता है तो विशाखा को दे दो तो फटाफट ड्राइंग बना के रख देगी, बस इतना था. और आसपास कोई आर्ट का एनवायरनमेंट ही नहीं था. मैंने उस टाइम तक तो कभी आर्टिस्ट को देखा ही नहीं था. मेरे लिए आर्ट मतलब आर्ट के टीचर. तो मुझे लगता था आर्ट करके टीचर बना जाता है. पर जब मैं बड़ी हुई और 11th-12th में सब्जेक्ट लेने का टाइम आया, और उस टाइम तक मुझे पता पड़ गया था कि मैं स्टडीज में तो कंटिन्यू नहीं कर सकती, बहुत ही बुरा हाल है मेरा स्टडीज में. तो ऐसा कुछ हुआ था कि फॉर्म लेने के लिए मैं लाइन में लगी हुई थी मेरी मदर के साथ. 11th-12th के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे और फॉर्म मेरे हाथ में था, और आर्ट, साइंस, कॉमर्स सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे. उसके बाद नीचे था आर्ट में एक सब्जेक्ट हुआ करता था म्यूजिक. तो ऑफकोर्स बिकॉज कि मैं म्यूजिक कर रही थी तो मुझे लगा म्यूजिक कर लेते हैं. बट म्यूजिक के साथ साथ 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और वो भी तो करने पड़ते, इसलिए मैंने और नीचे गई तो फाइन आर्ट सब्जेक्ट था जिसमें अमेजिंग कॉम्बिनेशन था. 4 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल और 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री. मैंने बोला बस यही होने वाला है, यही सब्जेक्ट होने वाला है जो मेरा करियर बनाएगा, क्योंकि उसमें पढ़ाई नहीं है, सिर्फ पेंटिंग है. और वो तो पेंटिंग है जैसे, तो भाई साहब आपकी बेटी तो बहुत अच्छा काम करती है, ये तो शायद हो जाएगा मुझसे. और इस तरीके से ये सब्जेक्ट में लिया मैंने. तब तक मुझे पता भी नहीं था कि इसका करना क्या है. ऐसा यहाँ से सब्जेक्ट में एंटर किया.
11th-12th का टाइम था, उनका कोर्स ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा किया जाता था कि मिनिएचर हो या फोक आर्ट हो, उसकी कॉपिंग किया जाता था। मतलब अगर स्टिल लाइफ कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, तो साथ साथ किसी मिनिएचर या फोक आर्ट या ट्रेडिशनल आर्ट की कॉपिंग बच्चों से करवाते थे, और वो एक सब्जेक्ट ही होता था। तो वहां से मुझे थोड़ा वो जो इंट्रोडक्शन हुआ पेंटिंग के बारे में या इंडियन आर्ट के बारे में, वहां से मुझे पता पड़ा कि अच्छा एक्चुअली ये होता है। जो बुक में छोटे छोटे इमेजेस होते हैं जो खास दिखते नहीं है, वो बड़े ऐसे दिखते हैं कि उनका कलरफुल वर्जन भी होता है। एक राजस्थानी बनी ठनी एक छोटी सी पेंटिंग है, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में देखा था, तो मुझे पता भी नहीं था कि वो कलर भी है। फाइन आर्ट सीखने के बाद पता पड़ा कि मोनालिसा ही अकेली नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वहां से पता पड़ा कि अच्छा ये वाला सेक्शन है जिसमें मतलब क्लासिकल म्यूजिक और डांस में बहुत रूल्स होते हैं, मतलब बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है सारा। तो वो करते टाइम भी वो फीलिंग नहीं आती है जो पेंटिंग करते टाइम आती है, बिकॉज पेंटिंग में रूल वो होता है जो आप बनाते हो। तो वो जो फ्रीडम होता है वो ढूंढने की कोशिश में उस पाथ पे निकलना स्टार्ट किया मैंने, कि कुछ तो होगा जहाँ 100% विशाखा होगी, कुछ तो होगा जहाँ 100% विशाखा होगी, कोई रूल नहीं होगा जहाँ पर। तो वहां से सब्जेक्ट लिया, फिर फाइन आर्ट्स कॉलेज मैंने इंदौर से किया। इंदौर से भी बिकॉज की 11th में मेरे हाईएस्ट मार्क्स और बहुत ही अच्छी लड़की है, टैलेंटेड लड़की है। वहां जाके पता पड़ा कि मार्क्स से तो आर्टिस्ट बनता ही नहीं है, कि आपके हाईएस्ट मार्क है तो आप आर्टिस्ट बन जाओगे। वहां जाके पता पड़ा कि वो तो मतलब किसके हाथ में जादू है आपको पता ही नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी, उसको ढूंढना, वो जो जर्नी है वो इतनी अमेजिंग थी। हर चीज करके देखना है कि विशाखा कहाँ मिलेगी, विशाखा कहाँ मिलेगी। इतने सारे आर्टिस्ट आते थे कॉलेज में, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती थी, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करते थे, मैं चुपचाप पीछे खड़े होकर देखती थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर बड़ा आर्टिस्ट बनना है तो ये वर्ड्स बोलने पड़ेंगे, मतलब चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, मतलब एक लाइन किसी ने बड़ी बात बोल दी है तो मुझे डिक्शनरी चेक करना पड़ता था, अच्छा इसका ये मतलब है। उस टाइम तक भी मुझे पॉटी जॉब पे हंसी आती थी। अब मेरे जैसी लड़की जो पॉटी जॉब बना के हंस सकती है, वो इतनी सीरियस कैसे आर्टिस्ट बन सकती है। तो पूरे टाइम दुखी रहती थी कि यार यहाँ कहाँ ढूंढूं मैं विशाखा को, जो इतनी स्टूपिड सी बातों पे हंसती है, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम ही अलग है, सीरियसनेस तो कुछ है ही नहीं। और इंदौर में क्या था कि मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट एब्स्ट्रैक्शन वाले थे, तो वो तो अपने लेवल पे बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से सोचते थे एब्स्ट्रैक्शन वाले, और यहाँ तो मेरा तो उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है। बहुत दिनों तक मुझे ऐसा लगा ये तो आर्टिस्ट बनना तो बहुत कठिन है यार, पहले तो सब ये वर्ड याद करो और फिर मन से भी बोलो, ऐसा तो कैसे होगा। और वो फील ही नहीं हो रहा है वो इतना। मैं तो कॉलेज में थी तभी भी कार्टून देखती थी, मेरी मम्मी बोलती थी बेटा न्यूज सुन ले, तू बड़ी हो गई है। मुझे तभी भी कार्टून्स देखती थी, वो भी मतलब बच्चों वाले। ये बात मुझे समझने में पूरा कॉलेज का टाइम गुजर गया कि किसी जैसा नहीं बन सकते हैं, आप सिर्फ अपने ही जैसे बन सकते हैं। ये कॉलेज के टाइम में मुझे धीरे धीरे समझ में आया, लोगों देख कर कि लोग इतने अच्छा काम करते हैं, लोग इतना अच्छा, उनको मतलब मजा आता है, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज कि वो खुद है वहां पर। और ये पता पड़ने के बाद रास्ता एकदम क्लीन हो गया, ऐसा लगा बस अब तो अपने आप को ढूंढना है, अब किसी और जैसा तो ढूंढना नहीं है। तो मैंने मतलब कि चलो इसको बैठ के सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, कि अपने आप को कैसे ढूंढा जा सकता है। एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने ढूंढा क्या क्या मुझे करना पसंद है, क्या क्या करना पसंद है। जिसमें मुझे मैं जो बारीक काम करना पसंद है, मुझे कैरेक्टर्स की स्टडी करना पसंद है, लोगों के बारे में, लोगों की जगह अपने आप को रख के देखना, उस जगह से दुनिया देखना पसंद है। मुझे अच्छा लगता है स्टोरी मेक करना, मुझे अजीब अजीब सी चीजें दिखती है जो लोग शायद देखते भी नहीं होंगे वहां पर। तो वो सब चीजें इकट्ठा करना और वो उसमें अंदर काम करना। मुझे कलर्स पसंद है, मुझे 2 कलर में करना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि दूसरे कलर को बुरा लग जाएगा कि मुझे तो यूज ही नहीं किया है। तो ऐसा मतलब और अगर हर जना हर चीज बोलती है, हर चीज से बात करो तो अगर वो बोलती है तो कलर्स भी बोल सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि विशाखा यार ग्रीन बोलता है, मुझे तो लगाया नहीं आपने तो इस वाले में। मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं यार ये वाला शेड नहीं लग सकता, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है।
अच्छा ठीक है चल रेड के साथ थोड़ा मिला के लगा दूंगी, तू गुस्सा मत हो। मुझे ऐसा मुझे फील होता है कि हम बात कर रहे हैं। तो मैंने उस चीजों को अपनी स्टोरी में बुनना चालू किया और उन स्टोरी के बैकग्राउंड में मैं अपने आप की बात बोलना जो होता है ना वो चालू किया। बिकॉज कि कथक मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो कथक में भी जब मैं अब देखती हूँ पीछे कि जब मैं स्टेज पे खड़ी होकर डांस करती थी, एक टाइम आता था कि म्यूजिक डांस स्टेप सब से ब्लर हो जाता था और स्टेज पे विशाखा खड़ी होकर अगर वो ब्रह्मा है या शिवा है तो वो विशाखा शिवा जैसा फील होता था। ऐसा लगता तो कितना पावर है इस जगह पे, इस रोल में। मतलब वो शिव है ही, मैं विशाखा ही नहीं हूँ, मैं तो शिव हूँ। वो जो एलिमेंट है वो जो फील होने में इतना अमेजिंग लगता है, इतना पावरफुल लगता है जो स्टेज पे, बस वो चीज लाने की पेंटिंग में कोशिश करती हूँ। और ये कॉलेज टाइम से ही जर्नी चालू है कोशिश करने की। बहुत टाइम लगा है धीरे धीरे सॉर्ट आउट करते करते कि किस तरीके से लाया जा सकता है उस चीज को। ड्रामा अच्छा लगता है, फिल्म्स अच्छे लगते हैं, सीक्वेंसेस अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट बॉलीवुड डांसेस मुझे बहुत पसंद है। कैसे लाया जाए ये मान लेना कि आप क्या हो, आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। नहीं तो किसी और जैसा बनने की कोशिश में आप वो भी नहीं बन पाते और आप अपने आप को भी नहीं बन सकते हो। ये अब क्या लाइफ एकदम बढ़िया सॉर्ट आउट है। ये अच्छा लगा अब ये बनाएंगे, ये अच्छा लगा ये बनाएंगे। मुझे अच्छा लगता है वो खुशी को, उस ड्रामा को, उस रिदम को बनाना, उस दो कैरेक्टर के बीच में कम्युनिकेशन है उसको बनाना। क्योंकि बना तो रही नहीं हूँ मैं, तो मैं सिर्फ प्ले कर रही हूँ, मैं खुद प्ले कर रही हूँ वहां पर। ऐसे मतलब तब पेंटिंग है ही नहीं, परफॉर्मिंग आर्ट है। तो फिर वो सर्च करना चालू होता है कि कहाँ मजा आ रहा है, कहाँ मजा आ रहा है। तो एक हर दिन ऐसा जाता है कि आज क्या फील किया जाए, आज कौन सा कैरेक्टर बना जाए। कि मुझे नहीं दिखता है कि अगर कृष्णा अगर किसी असुर को मार रहा है तो मतलब बुराई पे अच्छाई की विजय और विजय, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। मुझे लगता है एक पंच मारा कृष्णा ने या उसके ऊपर जंप किया तो जो असुर है उसकी फाट निकल गई। इतना सिंपल है, मुझको ऐसा विजुअल दिखता है। अब बिहाइंड जो स्टोरी है कि हाँ अच्छाई जीतती है, बुराई वो बैकग्राउंड में, पर विजुअल ऐसा बोलता है। और ये जितना भी मैंने सुना है पढ़ा है, हमेशा से लगता था कि आर्ट मतलब सीरियस कुछ मतलब सीरियस है या दर्द है या कुछ भी इमोशन है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जो क्यूटनेस है वो भी एक एलिमेंट है और अगर वो एलिमेंट नहीं है तो मेरा काम उसे एलिमेंट में की लिस्ट में डालेगा। तो बस वो उसी बेसिकली मजे करने वाला प्रोसेस को मैं पेंटिंग बोलती हूँ। तो अभी तक की your path traveled was this way. This way. Interesting. That's now when I see your paintings, it's like it's quite different. Now different in many dimensions. First thing तो पहली बात तो ये है कि मुझे आपका पेंटिंग एक पेंटिंग की तरह नहीं, एक विजुअल ड्रामा लगता है। जैसे एक plays, because I'm personally I'm very much interested in plays. Okay, with the dialogues बोलो, stage work बोलो, theatrical उसमें मुझे बहुत काफी इंटरेस्ट है और मैं काफी बहुत इसको ऑब्जर्व करता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। So when I see your paintings, it is more sort of a visual play, a plot that is being presented on a canvas, and that is one. Now, it's a beautiful, as you mention always, you claim, you tell that, saying that it is pop art. It's a beautiful version of pop art. Pop art is, we all know that it is basically a Western concept, a concept from UK, which started somewhere in the late 50s. वहाँ से शुरू जो हुई, and उसकी एक मकसद थी, वो बेसिकली एक पॉपुलर कैरेक्टर जैसा मास हीरो हो, एक मास लीडर हो, ऐसा कुछ लेके अपनी सिंपल सी चीज बताने के लिए उनकी कैरेक्टराइजेशन की इस्तेमाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल बेसिकली। फॉर बिल्कुल एग्जांपल एक चार्ली चैपलिन कैरेक्टर है, उसको लेके अगर कोई रेडियो बेच रहा है या अगर कोई एक चॉकलेट टॉफी बेच रहा है तो उसको अपने लिए इस्तेमाल करेगा वो। अपने लिए इस्तेमाल It is करें। as good as Charlie Chaplin is trying to say that eat this chocolate, it is good. ऐसा हाँ basically। हाँ हाँ लेकिन पॉप आर्ट की खासियत भी ये है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट आर्ट, मुझे ऐसे ये लगता है, बिकॉज इसमें इतनी डिसिप्लिन और सूक्ष्मता उसकी बरकरार रखनी पड़ती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लाइन खींची गई तो वो या तो कैरिकेचर बन जाएगा तो कार्टून बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसको कहाँ पे रोके उसको and कहाँ पे, तो ये दिस आर्टिस्ट इट्स रियली वेरी टफ। तो माय क्वेश्चन वुड बी लाइक आर्ट कॉलेज में पले बड़े उस एनवायरनमेंट में, एंड यूजुअली एक बार आर्ट इंस्टीट्यूट जाता है कोई तो वो अपना लैंडस्केप, फिगरेटिव, एब्स्ट्रैक्ट, इसमें इस मोल्ड में झड़ जाता है वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि जो भी बाहर निकलता है मैं आज देखता हूँ ऐसा लगता है कि मुझे सब आर्ट कॉलेज एक ऐसा फैक्ट्री है जहाँ से यही बन रहा है। एंड ज्यादातर से इस तरह के होते हैं कि वो अपना विजुअल लैंग्वेज डिजाइन करने से पहले सोचते हैं कि किस टाइप के वर्क्स बिकते हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग चालू होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीजों को काटते हुए हाउ डिड यू डिसाइड एंड डेयर टू गेट टू दिस आर्ट, एंड वो क्या कॉन्फिडेंस थी कि नहीं यार क्लिक होगी, ये बनेगी एंड मुझे इस टाइप के वर्क बनाना है, क्योंकि इसमें इट इज बहुत आसान है, या द रिस्क देयर इज इट कैन बी टर्म्ड एज कार्टून। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कार्टून, क्योंकि झटके में उसको है नहीं, ब्रैकेट झटके में उसको कार्टून डाल दिया ना, फिर उसमें से उभर के बाहर निकाल के सेइंग दैट नो दिस इज, ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, ऐसा बोलने में दिक्कत होगी। तो वो क्या हिम्मत थी कि सेइंग दैट ये रिस्क उठाने का, एंड ये टाइप के कॉन्सेप्ट को लेने की क्या जरूरत महसूस हुई, क्यों हुई, कैसा रहा? इसका जैसे आपने बोला कि वो जो एक लाइन होती है कि वो कार्टून या कैरिकेचर बन सकता है, मेरे साथ बहुत ही इजी था। मुझे हर कैरेक्टर में मैं ही हूँ। अगर 50 कैरेक्टर भी है एक पेंटिंग में तो हर जगह मैं अपने आप को ही प्ले कर रही हूँ, कॉस्ट्यूम या उसका कैरेक्टर के अंदर, तो बन तो मैं ही रही हूँ। और शायद हो सकता है वो स्टडी हो या मेरी स्टाइल ऐसा कुछ हेल्प करता हो इस चीज में, पर मुझे उस कैरेक्टर की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता रहता है कि ये फिजिकली ये कैरेक्टर है पर सोल में मैं हूँ। तो वो कैरिकेचर या उस तरफ नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, चाहे वो दिख नहीं रही है। जैसे कृष्ण, राधा कृष्ण है, सिंपल राधा कृष्ण है, और वो मतलब मेरी राधा वो नहीं है कि जो शर्माएगी। मेरी राधा इतनी कंफर्टेबल है अपनी बॉडी में कि वो चिल, जितना चिल कृष्ण है उतनी ही चिल राधा है। बिल्कुल। तो वो जो चीज है ना, वो उसको विशाखा बनाती है। उसको राधा या कृष्ण का कैरेक्टर, वो सिर्फ वो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है उन्होंने, अंदर से तो मैं हूँ। अगर दिखने में बहुत आसान है, सही एटीट्यूड दिखाया उसमें, मैं देखा बिल्कुल इतनी कॉन्फिडेंट है, उसे डर नहीं लगता है किसी चीज से, क्योंकि वो ऐसे समझती है कृष्ण की कि वो तो मेरा हक है उसके ऊपर। प्यार का वो वाला स्टेज जिसमें दोनों इतने कंफर्टेबल होते हैं, वो उस स्टेज की है, वो विशाखा है। तो यहाँ पर कैरेक्टर कुछ भी हो तो दूसरा कैरेक्टर लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मैं ही हूँ। वो मेरे ही जैसा लगता है, इसलिए शायद आप देखना सारे ही कैरेक्टर थोड़ा बहुत डिफरेंस मेरे जैसे दिखते हैं। नहीं, वो बात सही है इसमें, that's a brilliant approach। हाँ, और इसका एक और बहुत अच्छा है। जैसे कॉलेज में पोर्ट्रेट की क्लास होती थी। पोर्ट्रेट की क्लास मतलब आपको एग्जैक्टली वो उसका लाइंस पकड़ना है, उसी की प्रैक्टिस है ना, उसी की प्रैक्टिस है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था, सामने वो फीमेल हो या मेल हो, कोई भी सामने बैठा हुआ है, मेरे हाथ में ड्राइंग है, मैं कर रही हूँ और मैं
उसके कैरेक्टर को स्टडी कर रही हूँ कि अगर ये किसी और जगह पैदा होती तो क्या ये ऐसी दिखती। फिजिकली तो बिल्कुल वैसी दिखती, पर अगर वो वेल एजुकेटेड होती, अगर लाइफ में कुछ कर पाती, तो क्या वो ऐसे दिख रही है, क्या वो वैसे दिखती। तो वो जो इमेजिनेशन है या अपने उसके कैरेक्टर से मेरी जो बात है, वो उस चीज के कारण शायद वो कैरिकेचर या उस पोर्ट्रेट जैसा सिर्फ फिजिकली दिखता है, और वो चेंज करके मतलब उस कैरेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे उसकी उतनी लाइंस की, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक हल्का सा इंप्रेशन देना है, बनाना तो अंदर की एक ही है मैं। जब मैं आपके कॉम्पोजिशंस के बारे में देखता हूँ, मैंने जैसे कहा उसमें कि और कॉम्पोजिशन इज एक ड्रामा है, एक विजुअल प्ले है, एक प्लॉट है, वो प्लॉट है जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी एक थिएटर हो, एक नाटक हो, उसमें कैसा रहता है कि फर्स्ट एक मेन पात्र, एक हीरो रहता है, उसकी एक सपोर्टिंग एक्टर्स रहता है, उसकी एक एनवायरनमेंट रहती है, उसकी प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें कुछ म्यूजिक होते हैं, एंड उसमें एक टाइम का आभास होता है। हमको पता चलता है कि ये किस कालखंड में हुआ होगा, ये आज का है, 10 साल पहले का है, 40 साल पहले का है, 50 साल 100 साल पहले का है, मतलब द टाइम फैक्टर यू ट्रैक। ये सब कुछ हम नाटक में प्ले में कर सकते हैं, एंड उसमें डायलॉग भी एक होता है, एंड वो एक नाउ ये सारे एलिमेंट्स को, ये सारे भावनाओं को, ये सारे चीजों को आप विजुअली कैनवस में भी लेके आते हो उसका इफेक्ट, एंड दिस इज द डिफरेंस व्हाट आई सी बिटवीन अ पेंटिंग एंड विशाखा's पेंटिंग। मगर इसमें फिगरेटिव करने वाले भी बहुत, लेकिन फिगरेटिव वो एक पिक्टोरियल होता है, वो एक अलग उसकी एक अनुभूति देती है। बट हियर वो स्टेज का, वो प्लॉट का, वो डायलॉग का, वो एक महसूस होता है काल का, टाइम का। ओके, सो हाउ डू यू गेट ऑल दीज, हाउ डू ये कैसे कर सकते हो, हाउ डू यू डू दिस? मुझे ऐसा लगता है शायद ये कथक के बैकग्राउंड के कारण आता है, क्योंकि जैसे कथक में होता था, ग्रुप होता था, आप कोरियोग्राफ करते हो, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, अगर शिवा है तो ये 2 टर्न मार के सेंटर में आएगा, ये इस मुद्रा में खड़ा रहेगा। या ये जो मुद्राएं हैं वो मेरे पेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कथक वाली मुद्राएं नहीं है, पर वो स्टैटिक है। अगर कोई तीर चला रहा है तो वो मुद्रा में है, बिकॉज कि मैं शायद कथक के बैकग्राउंड के कारण ही कि मुझे वो सब कंपोजिशन की तरफ से देखती हूँ, मतलब स्टेज के इधर से देखती हूँ कि कैसा दिखेगा, स्टेज पे कोई कैरेक्टर खड़ा है तो कैसा दिखेगा, जब उसका नंबर आएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, मतलब शायद बिकॉज कि क्लासिकल डांस के कारण मेरा ये जो ड्रामा बोल सकते हैं या इस तरीके से कोरियोग्राफ्ड जो है, या ऐसा लगता है, और वो जो टाइम बोला आपने, जो टाइम बोला वो भी शायद उसी के कारण आता है, क्योंकि जब भी आप डांस में खड़े रहते हो तो आपको बताया जाता है कि इस टाइम का, इस टाइम पीरियड का है, तो फिर आप अपने आप को समझाते हो कि आप इस तरीके से बिहेव करोगे, बिकॉज कि मीरा जब थी तो मीरा ऐसा ऐसे थी, इसलिए वो ये वाली पोज नहीं लेगी, इसलिए वो ऐसी रहेगी, क्योंकि उसके टाइम पीरियड में उसके फिजिकल जो लिमिट्स है उसके फिगर को ड्रॉ करने का, वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। उसी के कारण जो टाइम जो आप बोल रहे हो ना, टाइम एलिमेंट आता है, बिकॉज कि मैं वो रोल प्ले कर रही हूँ तो उसके आसपास का भी सारा उसके अंदर उसके एक्टिंग को इफेक्ट करता है। पेंटिंग में आप जैसे एनिमेशन है या फिल्म में आप टाइम बताना बहुत आसान है, पर पेंटिंग में बिकॉज सारे मामला 2D में हो रहा है यहाँ पर, तो कुछ छोटे छोटे सिंबल्स या कुछ क्लूज डाल के अगर वो टाइम लाइन समझ में आ रही है या मुझे समझ में आ रही है ये उस टाइम का, तो वो छोटी छोटी चीजें डालती हूँ। जैसे अगर मैंने बनाया, जैसे मेरे मम्मी क्या बोलते, एक नानी सीरीज है, तो मेरी नानी को बनाऊंगी तो वो उस टाइम जोन की सिलाई मशीन यूज करूंगी, ये अभी के नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम जो होता था, या लोटा या लोटे के ऊपर का छोटा सा बर्तन जो होता था, तो उस जगह का आपको धीरे 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 जो प्रॉप्स होते हैं उसके कारण वो आप एकदम आंखों में नहीं आते, बट आपको पता पड़ जाता है कि कौन सा टाइम की बात चल रही है। प्लास्टिक बॉटल नहीं होगी या
व्हाइट और ब्लू वाली चप्पल होगी, मतलब छोटा छोटा चीज। शायद वो भी बिकॉज कि वो 2D में है, इसलिए मुझे उसको वहां रख के एक प्ले गेम होता है वो एक तरीके से, कि किस तरीके से मैं बिना बताए बता सकती हूँ चीजों को। क्योंकि मैं इसलिए ये पूछा क्योंकि आपके पीछे जो पेंटिंग है उमराव जान की, हाँ नाउ व्हेन यू सी दैट, वो देखो वो हीरो एलिमेंट, वो तो मेन सेंट्रल कैरेक्टर रेखा की कैरेक्टर लगती है, वो जिस पोज में बैठी है, बैठी हुई। फिर वो एक मैट या ऐसा कुछ, द एरिया वेयर शी डांसेस, उतना एक उसका, एंड उसके इर्द गिर्द तो सपोर्टिंग आर्टिस्ट जो मतलब वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले हो, वो देखने वाले हो, वो एक उधर हुक्का पड़ा है, वो पान का ये पड़ा है जहाँ पे थूक मारेंगे वो, और सबका एक एक कैरेक्टर है, सबका एक एक कैरेक्टर है, वो बेसिकली कैरेक्टर स्टडी है। देखने में वो उमराव है, पर वो एक कैरेक्टर स्टडी है कि कौन उस जगह बैठ के क्या सोच रहा होगा। तो वहां मुझे प्ले करना बहुत मजेदार लगता है। देखने में वो सामने उमराव जाने, सामने के सामने, बट आसपास के लोग क्या सोच रहे होंगे। ट्रू, क्योंकि वो भी तो अपने अपने स्टोरी के हीरो हैं, ट्रू, उनके लाइफ के हीरो है, पर बिकॉज कि सामने एक औरत है जो परफॉर्म कर रही है, तो इस जगह वो सपोर्टिंग है। बट सबके मन में ऐसा है कि नहीं यार, मैं भी तो मेरे स्टोरी का हीरो हूँ, और लाइफ ऐसे ही होती है। सो ये सारे कैरेक्टर्स मिलके आपके प्लॉट को आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। सो वो नो डाउट इट लुक्स लाइक अ स्टिल इमेज, बट लेकिन जब भी उसको देखूं तो मे बी हमको फील होता है कि नहीं, यहाँ पे मुजरा हो रही है, हाँ मुजरा हो रही है, यहाँ पे डांस हो रहा है वो। सो इट गिव्स दैट फीलिंग ऑफ दैट एक्ट बीइंग हैपनिंग। हाँ, मैं लकी इस बात की हूँ कि जो मैं बोलना चाहती हूँ और जैसे मैं बोलना चाहती हूँ लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मैं क्या बनाती हूँ वो तो मेरे पे कंट्रोल है कि मुझको क्या बनाना है। और अगर किसी को पसंद नहीं भी आता ना, तो भी शायद मैं वो बनाती रहती, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है कि वो कुछ तो निकलता है आगे। इस जगह पे, यहाँ पर एक जगह है जहाँ कुछ निकलने वाला है, उस उम्मीद में काम करती हूँ। हाँ, लकी हूँ कि लोगों को अच्छा लगता है, ये वो अच्छा है। सबसे बड़ी बात उस कैरेक्टर की एटीट्यूड, उस कैरेक्टर की व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को लाना, वो एक बहुत खूब काम होती है। हाउ डू यू डू दैट? जैसे मैं किसी कंसेप्ट पे काम, for example, when I see this Umrav Jan, immediately I can relate to that Rekha's character. When I saw the images of your Sholay images, वो असरानी को देख के पता चला ये अंग्रेज के टाइम का जेलर है भाई। It's like when I saw that Krishna and Radha, वो कृष्णा ऐसा बैठ सोच के वो जो कलिंगड़ा खा रहा है वो, it was like, उसमें राधा खा रही है। हाँ, राधा खा रही है। ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। Correct, yeah. It's like, she is not sitting there and pampering him or something. She is enjoying her own kalangada. It's like, as though she is the boss and not Krishna. वहाँ विशाखा आती है, वो जो छोटा सा चेंज है, डिफरेंस है, वहां पर मेरा मतलब आप अपने कैरेक्टर पर ऐसा है। जैसे आपने ये बोला, how do you bring that personality? तो बहुत ही मजेदार स्टोरी है। जैसे मैं किसी कंसेप्ट पे काम कर रही हूँ, उसके बाद उसी के बारे में सोचती हूँ, बात करती हूँ। मैं लकी हूँ कि मेरा फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है मुझे। मतलब अगर जब मैं शोले पे काम कर रही थी, पूरा घर का माहौल शोले होके रखा। मतलब हम डायलॉग्स बोलते थे, उन डायलॉग्स को रियल लाइफ में यूज करते थे, और किसी ने किया तो उसे अप्रिशिएट करते थे। मतलब शोले मतलब माहौल शोले। अगर मैं राम और रावण का युद्ध कर रही हूँ, तो घर का माहौल ऐसा कि कैसे वेपन्स हो सकते हैं। मैं मतलब वो हम एक पेंटिंग नहीं बनाते हैं, हम वो फेस्टिवल बनाते हैं। और मैं हम इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो एक जना नहीं बना सकता, वो पूरी फैमिली होती है। और मेरा जो बेटा है वो भी मतलब बहुत क्रिएटिव है, और उसे भी स्टोरी मेकिंग अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। हम फिल्म्स देखते हैं, हम वॉर सीक्वेंसेस डिजाइन करते हैं, हम लिटरली वो एक्टिंग कर करके देखते हैं।
पेंटिंग है वो मैंने देखा था इन्फिनिटी वॉर फिल्म, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर। आई और मैं घर पे आई और मेरा बेटा फैन बिल्कुल फैन हो गया था। मैंने बोला हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी, मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने उसको बोला कि अथर अच्छी तो है बेटा, पर इतनी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज इंडियन मैथोलॉजी में भी है, इतनी ही अमेजिंग है। तो मैं उसने बोला हाँ मम्मी अच्छी तो होगी, बिल्कुल अच्छी, पर विजुअली ये कितना अच्छा है ना। मुझे समझ में आया कि मैंने जो बचपन में स्टोरीज इतनी अच्छी लगी थी, जो मुझे इतनी, उसमें अगर कंटेम्प्रेरी जो विजुअल्स जोड़ दो तो मेरे बेटे को समझ में आ सकती है वो स्टोरी टेलिंग। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर कम है, यहाँ पर कंटेम्प्रेरी नहीं बन पा रही है मेरी पेंटिंग, और वहां से मैंने पेंटिंग को कंटेम्प्रेरी बनाना चालू किया। और हम तो ये इसके एक रीजन है कि वो पॉप की तरफ क्यों जा रही है काम, क्योंकि मुझे मतलब शायद वो रीजन मेरा बेटा रहा या जो भी रहा या अंदर पहले से ही था, बस वो एक क्लिक चाहिए रहता है आपको चेंज करने के लिए, और वो आपको मिल जाता है कि वही माइथोलॉजी, वही सारे भगवान कैसे कंटेम्प्रेरी में पॉप दिख सकते हैं, या कोई बात बोल सकते हैं जो उन्होंने नॉर्मली पेंटिंग्स में नहीं बोलते हैं, वो उसे पॉप बनाती है, वो उसे कंटेम्प्रेरी बनाती है। और अभी मतलब जब मैं कर चुकी हूँ, कर रही हूँ और इंटरेस्ट है मुझे इस तरफ से पेंटिंग को ले जाने का, तब मैं देखती हूँ इतने सारे आर्टिस्ट है जो इसी तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कितने जापानीज आर्टिस्ट है, वो अपने है, उनके रूट्स तो ट्रेडिशनल हैं और वर्क वो कंटेम्प्रेरी कर रहे हैं। और पॉप उसी चीज को, वो जो फीलिंग है, वो जो एलिमेंट है, उसी को पॉप हो, मेरे लिए वही वाला पॉप है। बेसिकली किस टाइप के कैरेक्टर्स फैसिनेट करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स कैच यू? मुझे हीरोज और विलन्स का डिफरेंस बहुत अच्छा लगता है। हीरोज मतलब मुझे हमेशा लगता है कि दो लोग हैं, दोनों पैशनेट है, दोनों अपना 100% दे रहे हैं, चाहे वो हीरो हो या विलन हो। तो मतलब ऐसी क्या चीज हो जाती है जो हीरो को हीरो बोलते हैं, विलन को विलन बोलते हैं। मतलब जो एक्शंस हैं, जो डिसीजंस हैं उनके लाइफ में लिए गए होंगे, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, जो हम सब अपने अपने लाइफ में लेते हैं। मतलब एक ही कैरेक्टर है जो किसी के लिए बहुत अच्छा और किसी के लिए बुरा कैसे हो सकता है, पर वो होता है। एक बहुत अमेजिंग एक बात है, मैं मतलब बहुत बचपन की बात है, हमारा जो उज्जैन का घर था, मम्मी का घर था, वो बैंड वालों के मार्केट में था, वो बैंड वाले ही मार्केट बोलते हैं, वहाँ सब छोटे छोटे बैंड्स की दुकान थी। और वो बैंड का क्या होता है, रिहर्सल करनी पड़ती है, तो पहले एक बार ये रिहर्सल करेंगे, दूसरी बार दूसरे लोग रिहर्सल, क्योंकि एक साथ तो कर नहीं सकते। हमारे एक बहुत ऐसे दुबला पतला सा आदमी आता था, बहुत ही एकदम कीकड़ा सा, वो पानी भर के देता था, गाड़ियां साफ करता था, ऐसे साफ सफाई डस्टिंग के काम करता था। मैं हमेशा सोचती थी, क्योंकि भैया भैया हमको भी भैया भैया, हम भैया भैया करने वाले, मुझे तो नाम भी नहीं पता उस आदमी का, और मेरे लिए वही था। एक बार मैंने देखा था कोई तो भी एक प्रोसेशन निकल रहा था, वो आदमी शायद ट्रम्पेट या ऐसे कुछ तो भी तो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। वो जो आदमी हाँ भाई साहब भाई साहब भाई साहब करके पानी उठा रहा है, डस्टिंग कर रहा है, गाड़ियां साफ कर रहा है, जिसका मतलब जिसको आप कभी ध्यान से देखोगे भी नहीं, ऐसा कैरेक्टर जब वो इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, मतलब वो कुछ भी नहीं से हीरो बन जाता है। मतलब आपकी एक्शंस जो होती है या पैशन जब आप फॉलो करते हैं, तो आपका कैरेक्टर कैसे चेंज हो जाता है। मैं बचपन में मुझे समझ में आ गया था कि मतलब शायद, और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो देखा था वो कैरेक्टर स्टडी था मेरे लिए। तब ऐसा कर रहे भैया कैसे कर रहे हैं, देखो हीरो जैसे कर रहे हैं। उस टाइम मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी देखो हीरो जैसे कर रहे हैं बिहेव। पर वो बिकॉज कि वो उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इतना ज्यादा धुन हो गया था और इतना कॉन्फिडेंट था कि वो कैसे कोई एकदम डस्टिंग वाले से एकदम पूरे सर्कल में एकदम मजे ले लेके कर रहा है, एकदम हीरोइज्म दिखा था मुझे। तो वो जो चीज होती है ना, जो एक कैरेक्टर को हीरोइज्म तक पहुंचाती है, वो स्टडी करना और वो उस पेंटिंग में लाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक और चीज एक और ऑब्जर्वेशन मैंने की है पेंटिंग में, दैट इज यूजुअली आप नाटक में देखोगे तो डायलॉग्स दो तरीके के होते हैं। एक जो बोल दिया जाता है जहाँ पे एक दूसरे को, दैट इज डल,
नदर इज एक साइलेंट सन्निवेश होता है, वो मौन ही एक डायलॉग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत खूबसूरत इसका मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि प्रकाश आमटे आमटे की फिल्म जो बनी थी, जहाँ पे नाना पाटेकर और रेणु दिसवान अपना who is that heroine? पिक्चर का नाम बताओ। आमटे, प्रकाश आमटे का। अब this heroine was in दिल चाहता है यार, सैफ अली खान के साथ। सोनाली कुलकर्णी, सॉरी। ओके। तो इस फिल्म में इट वाज नाना पाटेकर एंड सोनाली कुलकर्णी, जहाँ पे वो प्रकाश आमटे की रोल कर रहे हैं एंड सोनाली कुलकर्णी इज प्लेइंग हिज वाइफ। तो वो एक नदी किनारे एक सिचुएशन है जहाँ पे नाना पाटेकर भी कुछ सोच रहा है, बहुत ही इज इन डीप थॉट, लेकिन नेचर के साथ कनेक्टेड है। इवन सोनाली कुलकर्णी आल्सो इज कनेक्टेड एंड बीच में एक रेडियो बज रहा है। दोनों दे आर वेरी साइलेंट yet they are interacting. That entire environment की build up, वो जो बीच में रेडियो में गाना बज रहा है, बात कर, that is creating that environment. So मुझे that I found that entire scene so fascinating, where silence is the great communicating tool, but yet there is a huge interaction happening. तो इस टाइप के अनुभव, फीलिंग जो वेयर देयर इज, जो मौन में भी इतना कम्युनिकेशन होता है, उस टाइप के इफेक्ट्स मैंने आपके काफी सारे पेंटिंग्स और उसमें देखे। आई कुड फील दैट वेयर देयर इज साइलेंस देयर, बट येट देयर इज लॉट ऑफ डायलॉग, देयर इज लॉट ऑफ इंटरेक्शन। नाउ हाउ डू यू क्रिएट दैट? फॉर एग्जांपल वो राधा कृष्णा सीरीज देखो, या शोले के सीरीज में जहाँ पे वो असरानी और वो पीछे ऑफिसर बैठा है, खड़ा है उसके अंदर, पता चलता है वहां पे कि दिस गाय इज टेलिंग कि मैं अंग्रेज के टाइम का जेलर हूँ। Getting me? Yeah. So how do you create that? मतलब वो डायलॉग का फीलिंग भी वहां पे आना, that is very very. For example, ये पीछे उमराव जान की होल ये चल रही है वहां पे, you can get that sentence where she is saying that कि दिल चीज क्या है, आप मेरी जान ले लो। Getting me? मतलब वो विजुअल पेंटिंग में वो वर्ड्स भी अगर महसूस होता है व्यूअर को, how is that? What is that? What is that? ये तो बहुत टफ है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीज अपने हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें बननी होती है बनने के लिए। जैसे मैं कंसेप्ट पे काम कर सकती हूँ, मैं डायलॉग्स पे काम कर सकती हूँ, पर वो जो फीलिंग काम करते टाइम हो रही है आपको, और वो आपको जो फील हो रहा है वो कैनवास पे उतर रहा है, ये मतलब कंट्रोल, मुझे नहीं लगता इसको कोई कंट्रोल कर सकता है। मतलब शायद मुझसे तो कलर भी कंट्रोल नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है ये वाला रेड बहुत अच्छा रेड है, बस नेक्स्ट में मैं ये वाला शेड तो लगाने वाली हूँ, रेड लगाती हूँ, काम करना स्टार्ट करती हूँ, पेंटिंग कंप्लीट होते होते मुझे लगता है ये रेड ही ठीक नहीं है, फिर मैं लगाती हूँ और अपना ऑकर मिलाकर, मेरा वाला ग्रे मिलाकर एक जो रेड बनता है वो लगाती हूँ, हाँ अब ठीक लग रहा है, अब ये विशाखा लग रही है। मतलब ऐसे कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं है, आप बस वो निकलती है, और उसको मैं ऐसा उसको नहीं वर्ड्स में से नहीं बोल सकते हैं, वो उस ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ मैं कि छोड़ दो, जो होना होगा होगा। परफेक्ट आंसर है। डिफाइन नहीं कर सकते कैसा आता है। हाँ, बिकॉज वो रियली पता नहीं है किसी नहीं है। हाँ, और बहुत बार ऐसा होता है 5-6 महीने बाद काम को देखो तब पता पड़ता, ओ ये क्या है, मतलब उस टाइम में ये सोच रही थी। आपको ही आपके बारे में पता पड़ता है। मुझे शायद सबको, हर इंसान को, हर आर्टिस्ट को ऐसा होता होगा, पर अपने साथ होता है तो मजेदार लगता है। ऐसी कौन सी कैरेक्टर है या कौन सी है, मे बी बिकॉज आई थिंक सो मेनली इन द हिंदू स्पिरिचुअल स्टोरीज में होता है, या बॉलीवुड, दीज आर टू लार्जर देन लाइफ इमेज वाला, यही दो जगह पे, यही दो जगह होती है।
या तो बॉलीवुड में होता है या तो आध्यात्म में। लार्जर देन लाइफ होते, पर मैं ह्यूमन रिलेशन नहीं बनाती हूँ। मतलब कुछ जैसे नानी है या चाची है, या मतलब जो, बिकॉज कि हम बहुत बड़े परिवार में रहते ना, तो आसपास दोनों चाचा रहते थे, उनकी फैमिली रहती थी, मतलब सब लोग दोपहर में एक साथ मिलके धूप में बैठते थे, मतलब पूरा से सब लोगों के साथ मिल के होता था। तो चाहे ना चाहे भी वो कैरेक्टर स्टडी चलती रहती थी कि कौन क्या कैसे कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। तो मतलब मेरे लिए वो लार्जर देन लाइफ ही होता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये जैसे अब एक 4 बहुएं हैं, अलग अलग जगह से आई हुई है, तो उनका अलग अलग कल्चर है या उनका सोचने का तरीका अलग अलग है। या एक जाए शायद उनके यहाँ फ्रिज भी नहीं होगा, दूसरे के यहाँ फ्रिज है, तो उसको हाथ में लेने का तरीका, यूज करने का तरीका, तो वो बहुत मजेदार होता है। वो मेरे लिए तो लार्जर देन लाइफ ही होता है, क्योंकि हुआ नहीं है, मुझे लग रहा है। नहीं, माय क्वेश्चन वुड बी, हम्म कौन सी ऐसी पात्र होगी, कौन सी ऐसी कैरेक्टर है जो ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग, मतलब बॉलीवुड में पुराने फिल्म्स हो या अपने आध्यात्मिक में हो, अपने इसमें ऐसी कौन सी कैरेक्टर है विच यू वुड लाइक टू डू इट, और इफ यू हैव डन इट यू वुड लाइक टू डू मोर एंड मोर एंड और ऐसी कौन सी? मुझे मतलब हमेशा से गांधी जी जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। मैं हमेशा, मुझे अभी दिखा नहीं है, बट वो मेरे है अंदर कि एक दिन जब मुझे दिखेगा तब मैं गांधी जी को बनाऊंगी। एक दिन जब दिखेगा वो कैरेक्टर मुझे, तब मैं उसे बनाऊंगी। और वो मुझे सुपर हीरो की तरह दिखते हैं, जो कि वो असली में नहीं है। मतलब असली में तो ह्यूमन नो है, पर जो दिखते वो उड़ते हुए दिखते हैं। तो मैं उसे बिल्कुल बनाऊंगी, और है जिस दिन दिखेगा उस दिन जरूर बनाऊंगी। एक्सीलेंट। बॉलीवुड में I think you have worked on Sholay series, I think you have worked on some Kamal Haasan series. I know that basically you are waiting for your exhibition where the images have to be displayed. And it is मैं समझ सकता हूँ कि उससे पहले एग्जीबिशन से पहले उसको you don't want to expose it. For example, your Sholay series, you have worked on Kamal Haasan series or something. But ऐसी कौन सी और कहानियां, पात्र है, या ऐसी कौन सी कैरेक्टर्स है, ऐसे कौन से हीरोज है, ऐसा समथिंग which you would like to work more or you would like to keep गड़ी exploring it? हाँ, अभी एक्चुअली ये अभी जैसे मैं बॉलीवुड कर रही थी, और बॉलीवुड से थोड़ा सा हटके मैं कमल हासन पे गई। कमल हासन को बनाने के टाइम मैंने बहुत सारी उनकी फिल्में देखी, मतलब बहुत सारी देखी जो मैंने नहीं देखी थी, क्योंकि मैंने तो वही देखी थी जो हिंदी डब होके आती है, क्योंकि मुझे तो हिंदी में ही जो देखती है। पर बिकॉज कि मैं वर्क कर रही थी इस कंसेप्ट पे, मैंने बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस की भी फिल्म देखी, नीचे सबटाइटल पढ़ के देखी है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ और भी फिल्म्स है जो शायद मैंने देखी नहीं है, या उनका एक स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस नहीं होने के बाद भी बहुत ही इफेक्टिव है शायद, तो मैं उसी को ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहूंगी। ये बात तो मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा, बिकॉज नीचे डाउन साउथ स्पेशली तमिल फिल्म्स देखोगे उसमें इतना कुछ कैरेक्टर्स या कुछ एक्टर्स की इतना ओवर एग्जैगरेटेड एक्सप्रेशंस होते हैं या इतना लार्जर देन लाइफ होता है उसमें। वो मेरे ख्याल से आई थिंक दैट इज, एंड वो मुझे आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो टू सी। मेरे ख्याल से आई थिंक या दैट वुड बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू टू। और उसी के साथ साथ मैं थोड़ा सत्यजीत रे वाला साइड भी एक्सप्लोर करूंगी, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस है स्टोरी टेलिंग में, उसको प्ले करने में बहुत मजा आता है। क्योंकि एक तरीके का स्टोरी टेलिंग होता है, दूसरा एक्सट्रीम अलग। तो उन दोनों को साथ में रख दो तो कितना अमेजिंग बिल्डअप होगा, क्या होगा समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, पर वो कंट्रास्ट जो है वो बहुत अमेजिंग दिखेगा। करेक्ट। दो कॉन्सेप्ट ऐसी है जो मैंने विजुअलाइज किया। मुझे ऐसा लगा कि अगर ये दो पात्र विशाखा पेंटिंग करती तो कैसी होती, बड़ी अमेजिंग होती है, which I will tell you। मतलब मैं बोलूं इसमें, I mean, but this is my personal opinion, I don't know, you may think about one thing। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि I used to visualize ये रजनीकांत, this character of रजनीकांत, it is like, you know, that he's saying mind it, you know, and and वो सिगरेट उठा के फेंकता है ये सब, and वो ग्लासेस पे। हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि विशाखा ये सब करती तो कैसा करती।
कैसा करती, मैं खुद भी हर चीज को ऐसे ही सोचती हूँ कि विशाखा करती तो कैसा होती, विशाखा करती तो कैसा होती। Maybe that was. And second one is both life touching character जो मुझे, I mean one is that Malgudi Days. हाँ, yes. Malgudi Days की मैंने serial, that because it is a time period का बात है, टाइम पीरियड का बात है। it is something इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे, इट इज मे बी उस टाइम पे प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट, उस टाइम की जो टाइम ईरा है, वो पूरा कलर, वो एनवायरनमेंट, वो ड्रेस, वो कॉस्ट्यूम, तो मुझे हमेशा स्वामी अगर वो कैरेक्टर, वो पात्र विशाखा, ये दो कैरेक्टर इसे मेरा इमेजिनेशन है, बट आई थिंक बिल्कुल जिस दिन मुझे दिखेगा उस दिन मैं जरूर बनाऊंगी। हाँ, उसमें दैट थिंग सो यही तो प्रॉब्लम है कि दिमाग में बहुत कंसेप्ट होते हैं, पर आपको बस एक दिन दिख जाता है, वो दिख जाता है, वो सही एक दिन दिख जाता है। But very interesting to see that, you know, एक routine, एक usual art practice से हट के, एक visual content से हट के, you are doing something fun. So that's really interesting. इतनी सारी तारीफ नहीं, तारीफ नहीं है, observation है। It's like of course तारीफ भी है, मैं ना नहीं बोलूँगा, लेकिन तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। एंड यूजुअली व्हाट इज द साइज ऑफ कैनवस दैट यू डू? मुझे बिग साइज हो सकती है, कभी-कभी स्टोरी इतनी बड़ी हो जाती है कि मुझे और बड़ा। अभी जैसे मैं करती हूँ 7x11, 12, 7x10, एक 7 तो मेरा एक रहता ही है, 7 फीट के आगे ही जाती हूँ पीछे। पर हाँ, जैसे 2 बड़े काम के बीच में कुछ छोटे से काम, थोड़ा रिसर्च के लिए, थोड़ा R&D के लिए मैं छोटे काम करती हूँ, और थोड़ा चेंज भी हो जाता है साइज ना, फिर थोड़ा छोटा करने के बाद फिर से अगेन बैक टू नॉर्मल हो जाता है, अच्छा लगता है। रफ स्केचेस करती हूँ। So basically your process right from character development in your mind, उसको पेपर में उतारना, उसकी पूरी स्टोरीज की गणना करना, डिफरेंट एपिसोड्स, एंड देन पूरा एक्ट करना घर में, बिल्कुल। It's like, so usually एक कॉन्सेप्ट, ये उमराव जान को बनाने के लिए कितना टाइम लगा? I mean right from the idea, conceiving idea से लेकर फाइनल। ये ना, ये तो ऑयल में है, तो ऑयल का तो अलग ही टाइमिंग होता है, अगर उस टाइम को हटा देते हैं। हाँ 2 महीने लगे होंगे, क्योंकि लगते हैं 2 महीने लगते हैं, मतलब सोच के कंसेप्ट तक आने तक, मेकिंग और वो ड्राई होने का मेथड तो अलग टाइमिंग है, अलग है, वो समझ गया मैं। क्योंकि बिकॉज़ कि उमराव जान का चैलेंज ये था कि वो है ही इतनी खूबसूरत, और क्या बनाओगे? क्या वो कितना बड़ा चैलेंज है कि इससे ज्यादा क्या होगा सुंदर। और रेखा को आप कैरेक्टर में लेके आना गोल फॉर्म में, कितना टफ है कि वो रेखा की खूबसूरती को तीन गोले के अंदर बिठा देना है। तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा मुझे। एक्सीलेंट। आई एम वेरी श्योर अगर रेखा इसको देखेगी कहीं तो शी विल बी वेरी फैसिनेटेड टू होप सो। रेखा है रेखा है पर जैसी नहीं है, पर रेखा भी है। वही तो मजा है, वही तो गेम है। हाँ, basically it is definitely not Rekha's portrait, but it is that entire experience, the episode. Yes, बिल्कुल। Which Rekha can connect and relate. That's all. Yeah. Anyway, it was nice talking to you, Vishakha. सच में मुझे भी बहुत मजा आया, पर मुझे लगा ही नहीं कि इनको इंटरव्यू है, ऐसा लगा गप्पे मार। नहीं, मेरी मकसद ही ऐसी रहती है कि वो एक इंटरैक्टिव सेशन बना रहे हैं ऐसा, कि जहाँ पे उसको आर्टिस्ट अपनी सोच, अपनी अनुभव, अपनी एक्सपीरियंस जो है उसको प्रेजेंट करे उसमें। But definitely once again I will invite you for another set of discussion. Sure, बिल्कुल। फिर गप्पे मारेंगे उसमें। Yeah, and thank you very much for being here. Thank you, Sanjay. Friends, I believe you like this interaction. You would have enjoyed this interaction with Vishakha, with this unique concept of our visual presentation. Do like, share, comment, and subscribe our TV, and do let us know what you think about this. Thank you very much, Vishakha, for being once again with us. Thank you.